Hello, good morning, dear students. How are you all? I hope you are all fine. तो आज से आप लोगों की न्यू सेशन अर्थात नए सेशन की पढ़ाई हम लोग ऑनलाइन माध्यम से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग पहले आप लोगों की मैथ्स का सिलेबस अर्थात विषय सूची वो एक बार देख लेंगे। उसके बाद हम लोग अध्याय स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो ये है आप लोगों के मैथ्स अर्थात गणित विषय का सिलेबस अर्थात विषय सूची अर्थात हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो आप लोगों के क्लास ये 9th है, 9th का सिलेबस है मैथ का। तो जिसमें देख पा रहे होंगे कि ये इकाई है और ये अध्याय। तो कुल जो है 7 इकाई हैं और इस 7 इकाई को अध्याय 16 अर्थात 16 पार्ट में अर्थात लेसन या चैप्टर में विभाजित किया गया है। तो आइए देखते हैं। इसमें इकाई फर्स्ट में पढ़ेंगे हम लोग गणित का इतिहास। तो जो है अध्याय 1 के अंतर्गत और इकाई 2 है बीजगणित। तो बीजगणित के अंतर्गत पढ़ेंगे हम लोग अध्याय 2 में वास्तविक संख्याएं, अध्याय 3 में घातांक, अध्याय 4 में बहुपद, अध्याय 5 में एक चर का रैखिक समीकरण, अध्याय 6 में संख्या में भी है खेल। तो ये है इकाई 2 में बीजगणित के अंतर्गत। आगे है इकाई 3 वाणिज्य गणित जो अध्याय 7 में है, तो जिसमें राशियों की तुलना। और इकाई 4 अर्थात 4 है त्रिकोणमिति जो अध्याय 8 में है, त्रिकोणमिति अनुपात और सौर समीकरण। और आगे है इकाई 5 ज्यामिति जिसमें अध्याय 9 में पढ़ेंगे हम लोग सरल रेखा और कोण, अध्याय 10 में है त्रिभुजों की सर्वांग समता, अध्याय 11 है चतुर्भुज, अध्याय 12 है ज्यामितीय आकृतियों में परिवर्तन एवं सममिति, अध्याय 13 है ज्यामितीय रचनाएं। आगे है अध्याय 6 क्षेत्रमिति जिसमें पढ़ेंगे हम लोग इकाई 6 है जिसमें क्षेत्रमिति है, जिसके अंतर्गत पढ़ेंगे हम लोग अध्याय 14 में वृत्त का त्रिज्या खंड और चाप की लंबाई, और अध्याय 15 है घन और घनाभ। और इकाई 7 है सांख्यिकी जो हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 16 में आंकड़ा प्रबंधन एवं विश्लेषण। तो ये था विषय सूची आप लोगों के मैथ्स सब्जेक्ट का अर्थात क्लास 9th के मैथ्स सब्जेक्ट का। तो आइए देखते हैं अब अध्याय 1 अर्थात चैप्टर 1। तो इकाई 1 गणित का इतिहास हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स। तो आइए देखते हैं। तो गणित का आरंभ कहाँ और किस रूप में हुआ यह ठीक ठीक बता पाना कठिन है। जिन्हें हम सबसे पुराना लिखित दस्तावेज मानते हैं इनसे भी बहुत पहले कुछ ऐसे चित्र या संकेत मिलते हैं जो मूल गणित के कुछ ज्ञान की ओर संकेत करते हैं। तो ये जो है गणित के इतिहास के बारे में यहाँ बताया गया है। तो क्या बोल रहा है, गणित का आरंभ कहाँ और किस रूप में हुआ यह ठीक ठीक बता पाना कठिन है। जिन्हें हम सबसे पुराना लिखित दस्तावेज मानते हैं इनसे भी बहुत पहले के
कुछ ऐसे चित्र या संकेत मिलते हैं जो मूल गणित के कुछ ज्ञान की ओर संकेत करते हैं। उदाहरण के लिए जीवाश्म विज्ञानियों ने दक्षिण अफ्रीका की गुफाओं में ओकेरे चट्टानों की खोज की, जिसमें खुरच कर बनाए गए ज्यामितीय पैटर्न दिखाई पड़ते हैं। कांगो में नील नदी के पास मिली इसांगो अस्थि के बारे में धारणा है कि यह अभाज्य संख्याओं की श्रृंखला का सबसे पुराना ज्ञात प्रदर्शन है। यह मान्यता है कि 20,000 यानी कि 20,000 वर्ष पुराना हो सकता है। लगभग 5,000 ईसा पूर्व पहले इजिप्ट के लोगों ने ज्यामितिक स्थानिक आकृतियों का प्रदर्शन किया। प्राचीन भारत का सबसे प्राचीन ज्ञात गणित 3,000 से 2,600 अर्थात 3,000 से 2,600 ईसा पूर्व माना जाता है। उत्तर भारत की सिंधु घाटी यानी कि हड़प्पा सभ्यता ने समान वजन और माप की प्रणाली का विकास किया। एक आश्चर्यजनक रूप में उन्नत ईंट तकनीक जिसमें अनुपात का प्रयोग किया गया का प्रमाण यहाँ मिलता है। तो यहाँ समकोण पर बनाई गई गलियाँ कई ज्यामितीय आकारों जैसे घनाभ, शंकु, बेलन, वृत्त, त्रिभुज का मिलना यह संकेत देता है कि उस समय के लोगों को गणित का बहुत विकसित था। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष जो प्राप्त हुए थे उसको यहाँ पर दिखाया गया है। आगे है चीनी गणित का सबसे पुराना उदाहरण सांग राजवंश 1600 से 1046 ईसा पूर्व मिलता है, जिनमें कछुए के कवच पर खरोंच कर बनाए गए अंक शामिल हैं। लिखित गणित का प्रमाण सुमेरियन सभ्यता में भी मिलता है, जिन्होंने मेसोपोटामिया में सबसे पुरानी सभ्यता का निर्माण किया। ऐसा माना जाता है उन्होंने 2500 से 3000 ईसा पूर्व में मापन विज्ञान की एक जटिल प्रणाली का विकास किया। प्राचीन सभ्यताओं में इजिप्ट, ग्रीक, बेबीलोन और अरब के लोगों ने भी गणित के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। ईसा के बाद के काल में भी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में गणित का निरंतर विकास होता रहा। क्रमशः यह ज्ञान एक दूसरे तक पहुंचकर और भी समृद्ध हुआ। गणित के विकास की यह कथा आप अलग अलग स्रोत से प्राप्त कर सकते हैं। इनका अध्ययन आपको एक अलग आनंददायक अनुभूति दे सकता है। 9वीं कक्षा में हम भारतीय गणित के विकास क्रम का एक अंश सम्मिलित कर रहे हैं। आशा है कि यह आपको प्रेरित करेगा कि आप दुनिया में गणित की विकास यात्रा को देखना समझना चाहें। तो ये गणित के इतिहास के बारे में था। विभिन्न देशों के से मिले गणित के प्रमाण के बारे में है गणित के इतिहास। तो आइए अब देखते हैं आगे। तो यहाँ से और है आगे गणित के इतिहास अध्याय 1। तो आइए देखते हैं अब गणित के इतिहास। तो गणित विज्ञान एवं तकनीकी का मेरुदंड है। तो गणित क्या है? विज्ञान एवं तकनीकी का मेरुदंड है। अतः वेदांत ज्योतिष में ऋषि लगध ने लिखा है, यथा शिखा मयूराणाम नागानाम मणियो यथा तद्वद वेदांग शास्त्राणाम गणितम मूर्धन्यनिस्तम। तो ये किसने लिखा है? ऋषि लगध यानी कि ज्योतिष ऋषि लगध ने। तो आइए इसका अर्थ क्या होता है देखते हैं। अर्थात
सभी वेदांग शास्त्रों के शीर्ष पर गणित उसी प्रकार सुशोभित है जैसे मोर के सिर पर शिखा तथा सर्प के फन पर मणि सुशोभित होता है। तो इससे जो कथन है इसका अर्थ है। तो गणित के इतिहास पर दृष्टि डालने पर हम देखते हैं कि गणित में भारत का योगदान अत्यंत विशिष्ट एवं विश्व प्रसिद्ध है। प्राचीन काल से ही भारत में गणित की विभिन्न शाखाओं पर कार्य किया गया है। कुछ की संक्षिप्त चर्चा यहाँ करेंगे। तो भारत भी गणित के इतिहास पर योगदान यानी कि भारत का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण या विशिष्ट या विश्व प्रसिद्ध है। तो उनके कुछ बारे में बताया गया है। अर्थात प्राचीन काल में भारत के विभिन्न शाखाओं पर कार्य किया गया है, उसको यहाँ पर संक्षिप्त में बताया गया है। तो आइए देखते हैं कि भारत में गणित के बारे में क्या क्या योगदान दिया है। तो अंक गणित क्या होता है समझते हैं। अंक गणित की वह प्रमुख शाखा है दैनिक व्यवहार में इसका सर्वाधिक उपयोग है। अंक गणित का आधार अंक प्रणाली है जिसमें शून्य का महत्वपूर्ण स्थान है। तो यह शून्य का आविष्कार आगे है। शून्य का आविष्कार शून्य की संकल्पना वेदों में निहित है। ऊ ख ब्रह्म यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 17 इस ऋचा में ख का प्रयोग हुआ है। ख शब्द का तात्पर्य आकाश और शून्य भी है। तो ख शब्द का तात्पर्य क्या है? आकाश और शून्य है। किसमें? यजुर्वेद जो वेद है उसमें बताया गया है। ज्योतिषविद ग्रंथों में ख को शून्य के अर्थ में प्रस्तुत किया गया है। तो ज्योतिषविद जो ग्रंथ है उसमें भी ख को शून्य के रूप में प्रयुक्त किया गया है। लीलावती में भास्कराचार्य ने शून्य परिकर्माष्टक में शून्य के लिए ख का प्रयोग किया गया है। किसमें? लीलावती में भी भास्कराचार्य ने शून्य परिकर्माष्टक में शून्य का प्रयोग किया है। तो यहाँ बताया गया है योगे खंग क्षेपसम वर्गादौखम खभाजितो राशि खरह स्यात् खगुड़ः खगुड़श्चिन्तस्य च शेष विधो। तो ये लीलावती में बोला गया है यानी कि बताया गया है शून्य के बारे में। तो शून्य अर्थात शून्य में किसी संख्या को जोड़ने पर योगफल उस संख्या के तुल्य ही होता है। शून्य के वर्गादि शून्य ही होते हैं। अर्थात शून्य को किसी संख्या में जोड़ने पर क्या होता है? जो संख्या दिए रहता है वही प्राप्त होता है। और वर्गादि अर्थात शून्य का वर्ग करने पर शून्य ही होते हैं। किसी राशि में शून्य से भाग देने पर उस राशि की संख्या खहर तथा जिसका हर खा होती है। शून्य से किसी राशि से गुणा करने पर शून्य ही होता है। तो ये शून्य के बारे में बताया गया है। अर्थात किसी राशि में शून्य का प्लस करें तो वही राशि प्राप्त होता है और वर्ग करें तो शून्य ही मिलता है, शून्य का वर्ग। और किसी राशि से भाग देने पर भी शून्य या गुणा करने पर। तो संकेत श्लोक सूक्त संदर्भ हेतु दिए गए हैं। इनका सीधे सीधे परीक्षा में पूछा जाना वांछित है। तो अर्थात यह आप लोगों के लिए ज्ञान के बारे में यानी कि शून्य के बारे में जानने के लिए बताया गया है। यानी कि शून्य के गुण जो हैं तो ये परीक्षा में जरूरी नहीं है, वांछित नहीं है बोला गया है। तो आइए देखते हैं अब आगे है शून्य की संकल्पना का श्रेय महान संस्कृत
व्याकरणाचार्य पाणिनि तथा पिंगल को दिया जाता है। तो शून्य के संकल्पना का श्रेय किसे दिया जाता है? महान संस्कृत व्याकरणाचार्य पाणिनि तथा पिंगल को दिया जाता है। शून्य का आविष्कार वैदिक ऋषि गृत्समद ने किया था। तो शून्य का आविष्कार किसने किया था? गृत्समद ऋषि ने किया था। इस प्रकार का भी उल्लेख मिलता है। तो शून्य के बारे में ये 3 जो गणितज्ञ हैं, इन्होंने शून्य के आविष्कार के बारे में अपना मत दिया था, यानी कि शून्य के आविष्कार किया था। तो शून्य के एक चिन्ह निश्चित करने का सर्वप्रथम साक्ष्य जो है बकसाली पांडुलिपि में पाया जाता है। प्राचीन भारत की अंकीय पद्धति में शून्य तथा इसके चिन्ह का योगदान सर्वाधिक है। तो क्या है? प्राचीन भारत में अंकीय पद्धति में शून्य तथा इसके चिन्ह का योगदान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जैसे प्रोफेसर जी.बी. हॉलस्टेड ने कहा है, बुद्धि और शक्ति के विकास के लिए गणित की कोई संकल्पना शून्य से महत्वपूर्ण सिद्ध नहीं हुई है। तो ये जो है प्रोफेसर जी.बी. हॉलस्टेड का कथन है। क्या है? बुद्धि और शक्ति के विकास के लिए गणित की कोई भी संकल्पना शून्य से महत्वपूर्ण सिद्ध नहीं हुई है। तो आगे देखते हैं अंक पद्धति। तो विश्व के विभिन्न देशों में प्राचीन काल से संख्या लेखन की अलग अलग पद्धतियां प्रचलित रही हैं। देवनागरी, रोमन तथा हिंदू अरेबिक संख्या प्रणाली का अध्ययन हमने पूर्व कक्षा में किया है। अब हम इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो प्रोफेसर गिन्सबर्ग कहते हैं, लगभग 770 ईसा में उज्जैन के एक हिंदू विद्वान कंक को बगदाद के प्रसिद्ध दरबार में अब्बासिद खलीफा अल मंसूर ने आमंत्रित किया। इस प्रकार हिंदू अंकन पद्धति अरब पहुंची। कंक ने हिंदू ज्योतिष विज्ञान तथा गणित अरब विद्वानों को पढ़ाया। कंक की सहायता से उन्होंने ब्रह्मगुप्त में ब्रह्म स्फुट सिद्धांत व अरबी में अनुवाद किया। फ्रांसीसी विद्वान M.F. नाउ की खोज यह प्रमाणित करती है कि सीरिया के मध्य 7वीं सदी में हिंदू अंक अच्छी तरह ज्ञात थे तथा उनकी सराहना की जाती थी। तो ये जो है अंक पद्धति के बारे में बताया गया है कि उनके इतिहास के बारे में, अंक पद्धति के इतिहास के बारे में। तो B.D. दत्त कहते हैं, तो B.B. दत्त का कथन है, अरब में मिस्र तथा उत्तरी अरब होते हुए भारतीय अंक प्रणाली 11वीं सदी तक पूर्ण यूरोप पहुंच गई। यूरोप वासियों ने उन्हें अरबी अंक कहा क्योंकि वे उन्हें अरबों से मिले, किंतु स्वयं अरबों ने एक मत से उन्हें हिंदू अंक कहा। इन 10 अंकों को अरबवासी हिंदासा कहते हैं। तो ये अंक पद्धति के बारे में बताया गया है, यानी कि अंक पद्धति का इतिहास। आगे है स्थानीय मान। किसी भी संख्या को शून्य सहित 10 अंकों में व्यक्त करना और प्रत्येक अंक को एक निरपेक्ष मान और एक स्थानीय मान देने के कारण यह अंक पद्धति वैज्ञानिक अंक पद्धति है। स्थानीय मान आधुनिक संख्या प्रणाली की विशेषता है। फ्रांस के महान गणितज्ञ पियरे लाप्लास ने लिखा है, भारत ने ही हमें प्रत्येक संख्या को 10 अंकों द्वारा व्यक्त करने की अत्यंत उत्तम प्रणाली दी है। दशमलव पद्धति का आधार 10 है, इसी कारण इसे दशमिक या दशमलव प्रणाली कहते हैं। तो ये दशमलव यानी कि स्थानीय मान के बारे में बताया गया है यहाँ पर, तो समझ गए होंगे। तो भारतीय अंकों का इतिहास एवं बड़ी संख्या। भारतीय अंकों का विकास का क्रम इस प्रकार है।
खरोष्ठी प्रणाली 4वीं शताब्दी में, ब्राह्मी प्रणाली 3री शताब्दी में, ग्वालियर प्रणाली 9वीं शताब्दी और देवनागरी प्रणाली 11वीं शताब्दी में। तो आइए देखते हैं अब आगे। और आधुनिक प्रणाली, तो ईसा पूर्व शताब्दी से लेकर ईसा पश्चात 2री शताब्दी तक अभिलेखों में खरोष्ठी अंक पाए जाते हैं। ब्राह्मी अंक में 10 के अतिरिक्त 100 तक इसके गुण तथा 900 तक 100 के गुणक पाए गए हैं। यजुर्वेद संहिता, रामायण तथा उसके बाद के धार्मिक ग्रंथों में 1 से लेकर 10 के घात 53 यानी 10⁻53 तक की संख्याओं को अलग अलग नाम दिए गए हैं। न्यूनतम 10⁻11 उत्संग को किससे प्रदर्शित करते हैं? 10⁻21 और हेतु हीलियम को 10⁻31 से और नित्रवाद्यम को 10⁻41 से और तल लक्षणा को 10⁻53 से। तो ये याद रखेंगे आप लोग। आगे है कूटांक परिचय। किसी संख्या को जब अक्षर के रूप में व्यक्त किया जाता है उसे कूटांक कहते हैं। प्राचीन गणितज्ञों ने इस संकल्पना का प्रयोग संख्याओं को अभिव्यक्त करने में किया था। प्राचीन काल में कूटांक पद्धतियाँ प्रचलित थी जिनका प्रयोग ज्योतिष ग्रंथों में किया गया है। तो आगे है वर्णांक प्रणाली, शब्दांक प्रणाली और व्यंजन प्रणाली। तो आइए देखते हैं अब आगे बीजगणित। तो बीजगणित क्या होता है, आइए देखते हैं। बीजगणित तथा अंक गणित की संरचना और सिद्धांत के विचार से अनेक असमानताएं हैं। इन दोनों में मुख्य अंतर यह है कि अंक गणित में व्यक्त राशियों की बात कही जाती है, जबकि बीजगणित में अव्यक्त राशि यानी कि अज्ञात राशि की बात कही जाती है। अव्यक्त राशि से तात्पर्य उस राशि से है जिनका मान प्रारंभ में ज्ञात ना हो, इसे बीज राशि कहते हैं। इसलिए अव्यक्त गणित को बीजगणित कहते हैं। तो अव्यक्त गणित को क्या कहते हैं? बीजगणित कहते हैं, क्योंकि इसमें राशि का मान प्रारंभ में पता नहीं होता है। तो ये समझ गए होंगे कि बीजगणित क्या है। तो बीजगणित का उपयोग सरल सूत्रों के काल से ही प्रारंभ हुआ प्रतीत होता है। विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेदियों के निर्माण में ऐसी समस्याएं उत्पन्न हुई जिसके लिए रेखीय और अपरिमित समीकरणों का समाधान ढूंढना पड़ा। आर्यभट्ट का अंक गणित के साथ साथ बीजगणित में उल्लेखनीय योगदान है। बीजगणित ब्रह्मगुप्त के काल से ही गणित की एक अलग शाखा के रूप में विकसित हुई। तो अलग शाखा के रूप में कब विकसित हुई बीजगणित? ब्रह्मगुप्त काल से है। इसे कूटांक गणित या अव्यक्त गणित भी कहा जाता है। तो गणित पृथुदक स्वामी ने इसका नाम बीजगणित रखा। तो बीजगणित नाम किसने दिया? गणितज्ञ पृथुदक स्वामी ने। कब? 860 ईस्वी में। तो ये था बीजगणित। तो आगे देखते हैं रेखा गणित। रेखा गणित ज्यामिति। भारतीय गणित के इतिहास पर दृष्टि डालने से पाया जाता है कि अपने देश में वैदिक काल में ही रेखा गणित की नींव पड़ी थी। वैदिक काल में गणित की जानकारी कल्प नामक वेदांग सल सूत्र के रूप में मिलती है। वेदी के मापन में प्रयुक्त रस्सी को सलो कहा जाता है। सल सूत्र का अर्थ है जानकारी को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करना। तो सल सूत्र का अर्थ क्या है? जानकारी को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करना। सल सूत्र उनके रचयिताओं बौधायन, आपस्तम्ब, कात्यायन, मानव, मैत्रायण आदि के नाम से जानते हैं। सल सूत्रों ने विभिन्न ज्यामितीय आकारों की वेदियों बनाने का वर्णन है, जैसे गरुड़ वेदी,
कूर्मवेदी, श्रीयंत्र। सरल सूत्र ज्यामिति के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। सरल सूत्र ज्यामिति के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। त्रिभुजों, वर्गों, आयतों तथा अन्य जटिल ज्यामितीय आकारों की रचना। ऐसी ज्यामितीय आकारों की रचना जिनका क्षेत्रफल दिए गए आकारों के क्षेत्रफल के जोड़ या अंतर के बराबर हो। तो ये रेखा गणित में भारत का जो है योगदान को बताया गया है यहाँ पर। तो आगे है ज्यामिति के क्षेत्र में आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कर, प्रथम महावीर का उल्लेखनीय योगदान है। तो आगे है बौधायन प्रमेय। तो बौधायन प्रमेय हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो आज का होमवर्क देख लेते हैं आप लोगों का। तो होमवर्क में आप लोग आज का होमवर्क में रहेगा कि कूटांक परिचय किसे कहते हैं, और दूसरा जो होमवर्क रहेगा बीजगणित क्या है या बीजगणित किसे कहते हैं। तो ये दो होमवर्क का क्वेश्चन है आप लोगों का, और हम लोग जो आज पढ़े उसको एक बार आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लेंगे। तो आज का क्लास यही तक, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। ओके, बाय।